Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First year biology chapter number 13 immunity and the topic role of the T cells in third line of defense को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज करने से पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फॉलोअर्स। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्टार्ट किया था, सो आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने बात की थी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, एक थे हमारे पास टी सेल्स और दूसरे थे हमारे पास बी सेल्स। और साथ में हमने कहा था कि यहाँ पे मोनोसाइट्स जो हैं वो भी यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट नहीं थे, लेकिन अपना यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स और बी सेल्स को, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था। सो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द टी सेल्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन कहाँ पे होती है टी सेल्स की, या फिर आप कह सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ पे है या कहाँ से बनते हैं ये। तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स हैं चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, सारे के सारे आपके ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर बनते हैं। बोन मैरो के अंदर स्पेसिफिकली स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। फिर वो आगे से डिफ्रेंशिएट या फिर मैच्योर जो है वो डिफरेंट जगहों पे जाके हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। और बोन मैरो के अंदर किस जगह पे होती है, स्टेम सेल्स के अंदर होती है। सो इसी तरह से टी सेल्स आर आल्सो द टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। सो टी सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। अच्छा, अब बोन मैरो में ये बन तो जाते हैं लेकिन मेच्योर कहाँ पे होते हैं। सो कहते हैं आफ्टर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द न्यूली फॉर्मिंग टी सेल्स माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड फ्रॉम द फॉर द प्रोसेसिंग। अब एक दफ़ा ये बन गए तो अभी ये मैच्योर नहीं है, यानी कि अभी वो इस काबिल नहीं होते कि वो किसी भी पैथोजन का मुकाबला कर सकें, वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें। सो उन्हें इस काबिल बनाने के लिए जो है वो थाइमस ग्लैंड में जाते हैं वो, और वहाँ पे क्या होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है। सो आप कह सकते हैं कि वो मैच्योर कहाँ पे होते हैं, थाइमस ग्लैंड के अंदर होते हैं। इसी वजह से हम इनको टी सेल्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब थाइमस क्या करता है, थाइमस जो है वो इन सेल्स को इम्यूनो कॉम्पिटेंट बनाता है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है, इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी रिलेटेड, एंड कॉम्पिटेंट्स का क्या मतलब होता है, मुकाबला करना। ठीक है, सो थाइमस ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टी सेल्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो क्या कर सके, इस काबिल हो सके कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके। उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करना है। अच्छा, सो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय द टी सेल्स इज कॉल्ड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। हमने बात की थी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर दो तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। एक थे हमारे पास ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिनको हमने एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स का नाम भी दिया था, एंड द सेकंड वन इज द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, ये टर्म्स हम बार बार यूज कर रहे हैं तो इनका मतलब क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, और एंटीबॉडी या फिर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। अब अगर आप वर्ड्स की तरफ गौर करें ना, तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि वो वाले सेल्स जो कि डायरेक्टली पैथोजन के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडी का नाम देते हैं, और वो एंटीबॉडी फिर जाके उस माइक्रोब के पैथोजन के साथ बाइंड करती हैं और उनको किल करती है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स या फिर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि ये डायरेक्टली जो है ना वो सेल के ऊपर जाके अटैक करेंगे, डायरेक्टली आपके माइक्रोब के ऊपर जाके अटैक करते हैं, बल्कि ये कोई केमिकल रिलीज नहीं करते। सो इस वजह से हमें टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स होता है इसको हम सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। अच्छा, अब कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर हो गया तो हमें पता है वहाँ पे मैक्रोफेजेस जो है वो पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, इनगल्फ करते हैं किसको, कोई भी माइक्रोब जो अंदर आ चुका है जिसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। अच्छा, और हमने बात की थी कि वो क्या करते हैं कि अपने जो उस माइक्रोब के एंटीजन होते हैं उसको अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं, डिटेक्ट द पार्टिकुलर एंटीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर क्या करता है, मैक्रोफेजेस डिस्प्ले दीज एंटीजन, उनको डिस्प्ले करवा देते हैं किधर, अपनी सरफेस के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स कॉल्ड द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इनकी अपनी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन उन तमाम प्रोटीन्स को हम कलेक्टिवली जो है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या फिर MHC का नाम देते हैं। सो उन्हीं प्रोटीन्स की मदद से ये क्या करते हैं, जो मैक्रोफेजेस के एंटीजन होते हैं उनको अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं। अब इनकी यही जो प्रॉपर्टी है कि जिस प्रॉपर्टी की बेस पे ये एंटीजन्स को डिस्प्ले करवाते हैं, तो इसी वजह से हम इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का नाम भी देते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने बात की थी कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसका नाम था इंटरल्यूकिन 1, और हमने बात की थी कि इंटरल्यूकिन 1 जो है वो स्टिमुलेट करवाती है या फिर एक्टिवेट करवाती है टी सेल्स को, ताकि वो भी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाए। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, यानी कि मैक्रोफेजेस ने क्या की, इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करवा के टी सेल्स को एक्टिवेट तो कर दिया। अब उनका एक्शन क्या होगा, टी सेल्स आगे से क्या करते हैं। जो टी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो किस तरीके से
जो है वो पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। सो बेसिकली एक तो ये हमने बात की कि ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी कि इनके पास कोई एंटीबॉडी वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। सो फिर किस तरीके से ये माइक्रोब के साथ इंटरेक्ट करते हैं? सो बेसिकली टी सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं इनके सेल के ऊपर, और यही रिसेप्टर्स जो हैं वो जो पार्टिकुलर एंटीजन होता है उसके साथ जाके बाइंड करते हैं। सो कहता है हेल्पर टी सेल्स हैव द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस कॉल्ड द टी सेल्स रिसेप्टर्स। और क्योंकि टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है तो इसी वजह से हमने टी सेल रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जो मैक्रोफेजेस ने अपने ऊपर एंटीजन्स को डिस्प्ले करवाया हुआ है तो उस एंटीजन के साथ जाके बाइंड करते हैं। अच्छा, अब इंटरल्यूकिन 1 किसने प्रोड्यूस की थी? मैक्रोफेजेस ने प्रोड्यूस की थी, सिक्रेट की थी। उसने क्या किया था? स्टिमुलेट करवा दिया था टी सेल्स को। और आपको याद हो तो हमने बात की थी, फिर आगे से टी सेल्स ही आगे से बी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं। किस तरीके से एक्टिवेट करवाते हैं? टी सेल्स आगे से एक और प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 2। अब इंटरल्यूकिन 2 जो है वो बी सेल्स को तो एक्टिवेट करती ही करती है, लेकिन साथ में ये टी सेल्स के नंबर को डिवाइड भी करती है, नंबर को इंक्रीज करती है। सो कहता है कि इंटरल्यूकिन 2 डेट नॉट ओनली कंपेल द हेल्पर टी सेल्स टू डिवाइड बट ऑल्सो कॉजेज द पोलिफरेशन। अच्छा, पोलिफरेशन का यहाँ पे मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि अपना नंबर इंक्रीज करना। पोलिफरेशन ऑफ सर्टन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या है? बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ टी सेल्स। आगे इसी लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ टी सेल्स को भी डिस्कस करेंगे। एक तो ये क्या करती है, टी सेल्स क्या करते हैं, अपने ही सेल का जो है वो नंबर इंक्रीज करते हैं, और दूसरा साथ में ये स्टिमुलेट करवाते हैं बी सेल्स को। अगर इनडायरेक्टली आप यहाँ पे देखें ना, तो अगर टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो बी सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर टी सेल जब एक्टिवेट होंगे तब ही तो वो इंटरल्यूकिन 2 को प्रोड्यूस करेंगे, और इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस होगी तभी तो बी सेल्स भी एक्टिवेट होंगे। सो जब एक्टिवेशन हो जाती है टी सेल्स की बाय स्पेसिफिक एंटीजन तो इसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब आपकी बॉडी के अंदर कोई एक या दो टी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये मिलियंस की तादाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हर टी सेल्स अपने स्पेसिफिक पैथोजन के लिए काम करता है। क्योंकि हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को बोला है कि ये स्पेसिफिक डिफेंस है। अब स्पेसिफिक डिफेंस का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ 2-3 सेल्स हैं और सिर्फ 2-3 ही स्पेसिफिक माइक्रोब्स हैं जो इसके अंदर जाके किल होते हैं। नो, माइक्रोब्स बहुत सारे किल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हर माइक्रोब के लिए जो सेल है वो स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, मिलियंस की तादाद में है, और हर सेल जो है ईच एबल टू रिस्पोंड वन स्पेसिफिक एंटीजन। हर माइक्रोब के ऊपर जो एंटीजन होते हैं उसके लिए हर सेल जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द टी सेल्स। अब यहाँ पे टाइप्स को हम दो बेसिस पे डिस्क्राइब करेंगे। एक है टाइप्स ऑफ टी सेल्स बेस्ड ऑन द रिसेप्टर्स, और दूसरा होगा टाइप्स ऑफ टी सेल्स बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स की बेस पे कितने टाइप्स के टी सेल्स होते हैं? सो बेसिकली अगर रिसेप्टर्स की बेस पे देखा जाए तो टी सेल्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है CD8 टी सेल्स और एक है CD4 टी सेल्स। अब CD8 क्या है? ये बेसिकली रिसेप्टर्स हैं, सेल सरफेस मार्कर्स हैं जो कि टी सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जिन टी सेल्स की सरफेस के ऊपर CD8 सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, CD8 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन टी सेल्स को हम CD8 टी सेल्स का नाम देते हैं। और ऐसे सेल्स टी सेल्स जिनकी सरफेस के ऊपर CD4 सरफेस मार्कर या CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम CD4 टी सेल्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द टी सेल्स बेस्ड ऑन द फंक्शन। फंक्शन की बेस पे टी सेल्स की कितनी टाइप्स हैं? सो कहते हैं कि जब टी सेल्स एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमने बात की है वो क्या करते हैं, बी सेल की एक्टिवेशन के साथ साथ अपना नंबर भी डिवाइड करते हैं। सो वो अपने नंबर को डिवाइड किस तरीके से करते हैं? बेसिकली वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं विच हैव स्पेसिफिक रोल, और तमाम क्या करते हैं, अपना इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? एक है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दूसरे हैं हेल्पर टी सेल्स, तीसरे हैं सप्रेसर टी सेल्स, एंड द फोर्थ वन इज मेमोरी टी सेल्स। वन बाय वन देखते हैं सबको। अच्छा, पहला है आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अगर आप इसके वर्ड्स की तरफ गौर करें ना तो साइटो मीन्स सेल और टॉक्सिक रिलेट करता है टॉक्सिन से, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि किसी टॉक्सिन या किसी पॉइजनस को रिलीज करेंगे तो ऐसे सेल्स को हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का नाम देते हैं। सो वो कहते हैं कि वो वाले सेल्स जो कि सिक्रेट करते हैं साइटोटॉक्सिन को, यानी कि कोई पॉइजनस या कोई टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और वो आगे से क्या करेगा, जो टॉक्सिन सब्सटेंस होगा वो डिस्ट्रक्शन करेगा, तोड़ फोड़ करेगा किसकी, पैथोजन डीएनए की, यानी कि माइक्रोब के ऊपर जाके वो एक्ट करेगा और उसके अंदर जो डीएनए है उसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू करेगा। अच्छा, यहाँ पे साइटोटॉक्सिन के दो फंक्शंस हैं। एक तो उसका फंक्शन था कि पैथोजन का जो डीएनए है उसको डिस्ट्रक्ट करना, उसको तोड़ना फोड़ना, और दूसरा इनका क्या काम होता है, ये एक स्पेसिफिकली
प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसे हम परफोरिन प्रोटीन का नाम देते हैं। कौन रिलीज करते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिलीज करते हैं। अब परफोरिन नाम जाहिर कर रहा है कि जो परफोरेशन करेगी, यानी कि जो होल्स को क्रिएट करवाएगी, जो पोर्स को क्रिएट करवाएगी। सो परफोरिन प्रोटीन क्या करती है? जो पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होल्स को क्रिएट करवा देती है, उसके अंदर सुराख कर देती है। ठीक है, अब सुराख एक दफा कर दिए तो क्या होगा, जो टी सेल्स होते हैं वो उसके अंदर जो है ना वो सॉल्ट और वाटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को एंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल जो सेल होता है वो रप्चर हो जाता है या फट जाता है या बस्ट हो जाता है। सो इस तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स या पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। एंड अच्छा, सेकंड वन है आपके हेल्पर टी सेल्स। अच्छा, जैसा कि हमने ऊपर बात की कि ये वो वाले सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं एक प्रोटीन को जिसको हम इंटरल्यूकिन 2 का नाम देते हैं, और इसके फंक्शन हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। इंटरल्यूकिन 2 क्या करती है? एक तो बी सेल्स की एक्टिवेशन करवाएगी और दूसरा जो टी सेल्स हैं उनका अपना नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि अपने आप को वो डिवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर नाम जाहिर कर रहे हैं सप्रेस कर देना या दबा देना किसी चीज को। सो अब आप यहाँ पे खुद सोच सकते हैं कि जब एक दफा माइक्रोब अंदर आया, टी सेल्स ने उसके अगेंस्ट एक्ट किया और उसको किल कर दिया। ठीक है, अब माइक्रोब तो खत्म हो गया, ठीक है, वो मर गया। अब तो टी सेल्स की जरूरत नहीं है, यानी कि उनकी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। सो उनके इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करना है? इनहिबिट करना है। सो उसके लिए काम करते हैं आपके सप्रेसर टी सेल्स। तो कहते हैं व्हेन इन्फेक्शन इज सक्सेसफुली रिमूव्ड दीज सेल्स बिगन टू सिक्रेट सर्टन प्रोटीन्स। सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं कि जब देखा उन्होंने कि माइक्रोब जो है वो खत्म हो गया, तो फिर सप्रेसर टी सेल कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करवाते हैं जो कि क्या करता है कि इनहिबिट करता है फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स। प्रोलिफरेशन का मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब है डिवाइड, यानी कि टी सेल जो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे थे तो उसके डिवाइड करने को, उसकी मल्टीप्लिकेशन को वो वहां पे स्टॉप करवा देते हैं। देयरफॉर दे, या फिर दूसरे लफ्जों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टी सेल्स हैं उनके इम्यून रिस्पॉन्स को ये शट डाउन करवा देते हैं, रोक देते हैं वहीं पे, क्योंकि अब तो उनकी जरूरत नहीं है, माइक्रोब तो किल हो चुका है। सो इस तरीके से जो सप्रेसर टी सेल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड द नेक्स्ट है हमारे पास, एंड द लास्ट वन इज द मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी नाम जाहिर कर रहा है कि ये क्या करेंगे? मेमोरी को रिटेन करके रखते हैं। अच्छा, दीज सेल्स रिमेन डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। ये वैसे तो नॉर्मल आपके पास इनएक्टिव ही होते हैं। कब इनएक्टिव हो जाते हैं? आफ्टर द इनिशियल एक्सपोजर टू एन एंटीजन। कोई भी एंटीजन, कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये एक दफा उसको देख लेते हैं और फिर उसको ना अपने माइंड में, यानी कि उसको ये याद कर लेते हैं, अपनी मेमोरी में उसको रिटेन कर लेते हैं और उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाते हैं। अब जब एक दफा इन्होंने अपनी मेमोरी में उस एंटीजन को रिटेन कर लिया तो उसके बाद कभी भी वो एंटीजन आपकी बॉडी में एक्टिव होगा, चाहे वो कुछ सालों के बाद ही क्यों ना हो, तो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं हेल्पर टी सेल्स के अंदर और फिर उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रोल ऑफ द बी सेल्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को